Hi Sarbo, hello Shivam, hi Ashmika, hi Madiha, Jannat, good evening all of you. Hi Devil King, good evening. So आप सभी को गुड इवनिंग. ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन है एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स हम लोग बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी. सर योर क्लास वाज नॉट शोइंग फॉर सम टाइम. व्हाई? आई डोंट नो क्या रीजन हो सकता है, बट इट शुड शो. ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं और बात करेंगे हम लोग आज इस टॉपिक पर. कौन सा टॉपिक है? एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. ठीक है, जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, उस टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं. तो आप सबको मैं पहले बता दूं, सेशन को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, पूरा का पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा. आई नो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट काम है ये, लेकिन कुछ सीखने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना बच्चा. तो ठीक है, कोशिश करते हैं. हाय अविनाश, गुड इवनिंग. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे सेशन के लिए. तो इस तरीके से और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को. सरफेस केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है. सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड. तो एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड, जैसे कि आप देख रहे हो कि कोलॉइड्स कैसे एड्सॉर्ब होते हैं, वो सारी चीजें मैंने सिखाई. आज इस सेशन में उन सारी चीजों का हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये टॉपिक को देख रहे हैं आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको देख लेते हैं. एड्सॉर्प्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. हाय अखिलेश, गुड इवनिंग, कैसे हो डियर? Application of adsorption finds large number of application in the as illustrated here. As you can see here, application is containing the large number of application as illustrated here. The catalyst, पहला application क्या हो जाएगा? Catalyst. Catalyst, ठीक है, पहला application है catalyst. Catalyst, it's a heterogeneous catalyst. The solid catalysts are used in many industrial manufacturing process. The solid catalysts are used in many industrial manufacturing process. For example, catalyst का इस्तेमाल आप सबको पता है. कौन सा टॉपिक बेटा? शायद देखो डिटेक्ट होगा या ऐसा कुछ होगा. देखता हूँ, मैं आपको लेके आता हूँ आपके लिए. आप दिखाइए, बताइए ये वाला है क्या कल की स्लाइड में से? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए मुझे. कल ये सारे पॉइंट्स देखे थे, राइट? ये चीजें देख ली थी, ये स्लाइड देखिए. फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन देखे थे ना? क्या बोला बच्चा? नहीं, ये नहीं, ये बाकी है. अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग नहीं देखा था हमने. द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. यस, चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं. फिर अगर नहीं देखा तो इन तीन चार पेज है, इसको देख लेते हैं. काफी कुछ है, काफी इंपॉर्टेंट है. इसको हम लोग पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ये वाला जो पार्ट. यस, ये आगे पूरा. अब हम चालू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं. चलिए बात करते हैं, सेशन को अच्छे से डील करेंगे. और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैटलिस्ट की. सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग. बिफोर एप्लीकेशन सम पॉइंट्स जो बच्चे बोल रहे थे कि ये रह गया था, तो इसको हम देखते हैं. अभी मेरी आवाज क्लियर है? सारी चीजें दिख रही हैं? सब कुछ एकदम अच्छा है? एक बार बता दीजिए कि सारी चीजें अच्छी चल रही हैं एकदम, बिल्कुल टेंशन वाला नहीं है एकदम. ठीक है, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में. तो टॉपिक क्या हो गया? फैक्टर अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन सॉलिड. सॉलिड के ऊपर कौन कौन से एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, गैसेस का सॉलिड के ऊपर क्या असर होता है, कैसे होता है, वो चीजें देखेंगे. तो हम लोग एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग. ओके, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन of gases. So all solid absorb gases to some extent. At
they are absorbing gases to some extent. The extent of absorption depend upon the number of factors. कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि मैंने बताया था एक सॉलिड सरफेस है, दिस इज द सरफेस, दे आर द गैसेस मॉलिक्यूल, आके अटैच हो जाएंगे, आके अटैच हो जाएंगे, आके अटैच हो जाएंगे और जल्दी से डस्ट आ जाता है। लेकिन आपने रणवीर कपूर का वो एड देखा है? रणवीर कपूर का वो जो एड एक आता है, देखो, कि उसके वो अपने दीवारों को कोटिंग नहीं किया रहता है, याद कीजिए। सर मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर रहा हूँ। ओके सार्बो, नो इशू, नो इशू। सो व्हाट वी कैन से, हम लोगों ने देखा है ना बच्चा, हमने देखा है कि वो रणवीर कपूर का जो एड आता है, उस एड में उसने अपनी दीवारों को कोटिंग नहीं किया रहता है। तो या फिर कहीं कहीं आप लोग इजी डस्ट प्रूफ वाला जो एक रहता है पेंट होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? डस्ट प्रूफ वाला पेंट कैसे बनता है? वो उनकी सरफेस के बेसिस पे, उनके अगर सरफेस ऐसे हैं जो डस्ट को अडेयर कर रहे हैं, अटैच कर लेते हैं, तो ये तो डस्ट प्रूफ वाला नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी कोटिंग करने से, जिनको पेंट करने से क्या होता है, आपके पार्टिकल इस पे आएंगे तो सही, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। यस शिवम सही बोल रहे हैं, इंडिगो पेंट है, ऐसे कई पेंट है, बर्जर रंगोली है, इजी गार्ड है, इजी प्रोटेक्ट, ऐसे बहुत सारे पेंट होते हैं, एशियन पेंट्स के कुछ पेंट है। तो वो क्या करते हैं, पेंट का इस्तेमाल हम लोग सुनते हैं, जनरली एड में देखने को मिलता है कि ये क्या करता है, बाहर से आने वाले धूल को दीवारों पर टिकने नहीं देता है, ऐसा सुने होंगे आप लोग। तो ये टिकने क्यों नहीं देता है? क्योंकि इनके ऊपर एक ऐसी कोटिंग होती है जो अटैचमेंट को होने नहीं देता है। तो यही बात बता रहे हैं कि किस टाइप की दीवार है आपकी, वो मायने रखता है कि आपके केस में एड्सॉर्प्शन होगा या नहीं होगा। एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा या एड्सॉर्प्शन कम होगा, ये बात कैसे डिसाइड होगी, ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात पता चलेगी कि आपके पास किस टाइप का सब्सटेंस है, किस टाइप का सब्सटेंस है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट मीन्स गैस, the amount of gas absorbed by a solid depend on the nature of gas. The amount of gas absorbed by the solid depend upon the nature of gas. किस टाइप का गैस है उसके बेसिस पे। gases having high critical temperature, gases की critical temperature क्या होती है? ज्यादा होती है, liquefy easily and can readily be absorbed, can readily be absorbed. Okay, refer to the chapter number 10, the gases such as sulfur dioxide, chloride, or sorry, chlorine gas, or ammonia, which are easily liquefiable, are absorbed to large extent compared to the nitrogen, oxygen, and hydrogen, etc., and which are difficult to liquefy. Which are difficult to liquefy. So that is what we call it as a factor affecting the adsorption of the gases on solid. Factor affecting on the adsorption of the solid gases on the solid. The critical temperature of the gases and the volume adsorbed. The critical temperature of the gases and the volume adsorbed will be seen over here. In this table, you will be able to see. इस टेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा? इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि देखो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 126 है, और वॉल्यूम क्या है? देखो 0.08 है, मतलब 8 है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 324 है, वॉल्यूम एब्जॉर्ब कितना कर रही, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 72। मतलब ऐसा मटेरियल जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वो वॉल्यूम ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको याद रखना है, वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड, वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड is directly proportional to the critical temperature. Volume adsorbed is directly proportional to the critical temperature. 126 पे वो एड्सॉर्ब करेगा, 126 पे वो क्या करेगा? एड्सॉर्ब करेगा। कौन 126 पे एड्सॉर्ब करेगा? Who will absorb? हाँ, हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 126 पे, सही बोल रहे हो शिवम, सही बोल रहे हो। नाइट्रोजन गैस जो होगा वो 126 पे एड्सॉर्ब करेगा।
ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्या होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 126 पे एड्सॉर्ब करेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वो एड्सॉर्प्शन ज्यादा करता है, इस बात को आपको समझना है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सब्सटेंस which provide large surface area, ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, for a given mass are effective as adsorbent, for given mass are effective as adsorbent and absorb appropriate volume of a gas. Silica gel, charcoal are effective adsorbent due to their porous nature. क्या होता है सर, वो टाइम टेबल में आ सकता है, सर वो टाइम टेबल एग्जाम में आ सकता है, और सर टेबल हम तो सर, हाँ टेबल नहीं एग्जाम में आएगा बच्चा, ऐसे टेबल कभी एग्जाम में नहीं आते, ऐसे आता है कि इसके डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है, उसके बेसिस पे आता है, इनके वेरिएशन कैसे हैं उसके बेसिस पे आता है शिवम। टेबल पूरा टेबल नहीं आ जाएगा, पूरा टेबल का टेबल पूरा नहीं आ जाएगा, ठीक है। ठीक है चलिए, हाय अविनाश, हेलो अनुज, हेलो गायत्री, हेलो साक्षी, ऑल ऑफ यू जो नए बच्चे आए उन सबको ऑल सबको गुड इवनिंग मैं बोल रहा हूँ। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। सो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, पहले बेट की बात किया, एड्सॉर्बेट की, फिर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट की बात करना। सब्सटेंस विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, देखिए अभी हमने क्या एक चीज सीखी, हमने एक चीज सीखा अभी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें एरिया, सरफेस एरिया, देखिए अभी इतना बड़ा सरफेस एरिया है और उतना ही वॉल्यूम का, वॉल्यूम उतना ही है लेकिन सरफेस एरिया इधर है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। और यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ गैस मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से नीचे आ सकते हैं। जब आसानी से नीचे आ जाएंगे, आसानी से उनको जगह मिल जाएगा, तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन क्या होगा बच्चा, एड्सॉर्प्शन विल बी मोर, हियर एड्सॉर्प्शन विल बी लेस। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए, मोर सरफेस एरिया मोर एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए मोर सरफेस एरिया मोर एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे रिलेशन आपको याद रखना है। तो मोर सरफेस एरिया मोर एड्सॉर्प्शन, so this is what the content. Sir, if surface area is more but temperature is low, then if surface area is more and temperature is low, see the condition is what, when the temperature is more, when temperature is more, adsorption is less, एड्सॉर्प्शन इज लेस। इसका मतलब अपने तो बहुत सोने पे सुहागा हो गया वो तो, कैसे, जैसे मोर सरफेस एरिया में एड्सॉर्प्शन मोर होता है, एड्सॉर्प्शन विल बी मोर इन मोर सरफेस एरिया, लो टेम्परेचर में भी मोर होता है, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि आपका एड्सॉर्प्शन काफी अच्छे से हो जाएगा। Yes, less surface area will give the less adsorption because less surface is only open for the exposure. Less surface is only open for the exposure. थोड़ा सा surface बचा हुआ है expose होने के लिए, इसलिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें इसमें क्या होगा, डेविल, डेविल इसमें खास बात ये है कि टेम्परेचर जब आपका कम है और टेम्परेचर कम है तो एड्सॉर्प्शन तो ज्यादा होने वाला है, सरफेस आपका ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो दोनों केसेस में एड्सॉर्प्शन ज्यादा ही होने वाला है, तो आपका बेनिफिट है, आपका फायदा है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर अगर ऐसा केस मैं दे देता हूँ, डेविल का क्वेश्चन काफी अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं एक और ऐसा एक लेवल दे देता हूँ, जैसे कि इफ यू आर हैविंग हाई टेम्परेचर बट मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया बट टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन आप मान लीजिए थाली है, थाली में रख के पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अब ये जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा तुरंत फटाफट फटाफट, तो आपका एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा रखने से हमेशा एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा ऐसा नहीं है, एड्सॉर्प्शन कब ज्यादा होगा, जब फेवरेबल टेम्परेचर होगा तब, यस, जब फेवरेबल टेम्परेचर होगा तब जाके एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। आप कभी भी सरफेस एरिया खुला छोड़ दिया और एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा ऐसा नहीं, आपको
एक या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने होंगे या तो सरफेस एरिया कांस्टेंट रखना होगा। तो एक चीज कांस्टेंट रख के तब दूसरी चीज को मेजर किया जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि अखिलेश ने बोला था कि ये दिस इज इम्पॉसिबल। यस, इट इज रियली इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज टू वेरिएबल्स कांट वेरी टुगेदर एंड यू कैन मेजर। नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको उस तरीके से नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि कोई एक को कांस्टेंट रख के दूसरे वाले को देखना है। चलिए, तो फैक्टर अफेक्टिंग में दो चीजें हमने सीखी, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है, ये दो चीजें सीखी। अब उसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमारा क्या है उसको देखते हैं और विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, ये बात मैंने पहले बता चुका हूं, तो ये काफी इजी होने वाला है इसको रीड करना। देखिए, फिर भी मैं बताऊंगा तो सही, इस टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट काफी इजी टॉपिक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एडसॉर्प्शन इज द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस फिनोमेना, हेंस द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस। Extent of adsorption increases with increase in surface area of adsorbent. With increase in surface area of adsorbent. Finally, divided substances, rough surfaces. Colloidal substances are good adsorbent as they provide the larger surface area for a given mass. So you should just understand, if a substance which provide more surface, more open surface, so there will be more adsorption. If the less surface will be, there will be less adsorption. अगर आपके पास वॉल है और इतना बड़ा खुला हुआ वॉल है, तो आप देखोगे उसके ऊपर धूल जो जमती है वो फटाफट जम जाएगी, एकदम सारी जगहों पे जम जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वॉल है, आपने एक छोटा सा पिलर बना दिया, पिलर, आपने छोटा सा एक पिलर बना दिया, एक एक ईंट लगा के, ऐसे ईंट लगा के आपने एक पिलर बना दिया ऐसे। उस पिलर के ऊपर क्या धूल ज्यादा जमेगी? बताइए जरा, नहीं जमेगी। इसके ऊपर ज्यादा धूल नहीं रहेगा, इसके ऊपर वॉल के ऊपर ज्यादा धूल रहेगा। The reason is what? Why it is happening? The reason is what? More surface area. More surface area. तो surface area जब ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? आपके ऊपर डिपोजिशन ज्यादा होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अटैचमेंट, जो सरफेस से अटैचमेंट होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, वो ज्यादा होने वाला है। तो ये चीज आपको काफी अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला चलते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या होगा, ये भी बहुत काफी अच्छी चीज है, काफी खास चीज है। आप इसको समझिए इस चीज को। टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है, ये कौन सा प्रोसेस है? एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी विल रिलीज। एनर्जी क्या होगी? यहाँ से रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। According to Lee Chatelier principle, according to Lee Chatelier principle, chapter number 12, it is favored as a low temperature. क्या फेवर्ड करता है? लो टेम्परेचर। Who favors low temperature? Adsorption. एड्सॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन विल बी मोर व्हेन टेम्परेचर इज लो। एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा कब? जब टेम्परेचर कम रहने वाला है, तब एड्सॉर्प्शन क्या होगा बच्चा लोग? ज्यादा होने वाला है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। The amount of gas absorbed is thus inversely proportional to temperature. Amount of gas absorbed thus inversely proportional to temperature, ये तो मैंने बता दिया। एड्सॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा कब? जब टेम्परेचर कम रहने वाला है। Figure 11.2 shows the plot of volume of N2. Figure 11.2 shows the plot of volume of N2 adsorbed per unit mass of adsorbent against the pressure of the gas at a different temperature. Pressure of the gas at a different temperature. As temperature increases, जैसे जैसे temperature क्या होता है? Increase होता है, increases from 193 Kelvin, 193 Kelvin to 273 Kelvin। 193 Kelvin से जब 273 Kelvin में जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, the K
K at a constant pressure P, the amount of gas adsorbed will decreases। तो आपको क्या समझ में आ गया टेम्परेचर से, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सरफेस पे जो भी चीजें एड्सॉर्ब हुई होती हैं वो निकल जाती। कभी आपने सुना है कि मसाले वगैरह, जो मसाला होता है, मसाला, ओके, मसाले वगैरह हो गया, या फिर आपकी जैकेट्स हो गई, बारिश वगैरह में जो जैकेट्स रखते हैं, जैकेट वगैरह, उसके ऊपर जिसके ऊपर फंगस लग जाता है या ऐसा मसाले के ऊपर फंगस लग जाता है, तो मम्मा क्या करती हैं, ऐसा धूप में ले जाके उसको रख देती हैं, सन ड्राइंग के लिए ऐसे रख देती हैं। रखती हैं कि नहीं रखती हैं, बताओ आप, देखे हो कि नहीं, ऐसे चारपाई पे रखा रहता है, देखते हो कि देखे हो? बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे देखे हैं लग रहा है। वैष्णवी तुम भी देखे हो? देखे हो? अच्छा अच्छा, जो गांव में देखे होंगे उन्होंने देखा होगा, यहाँ पे मुंबई में कहाँ हो पाता है, मुंबई में तो शहरों में कहाँ ऐसे सुखा पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि ये सुखाने के लिए हम लोग रख देते हैं। ऐसा क्या होता है बेटा, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों? आई एम फ्रॉम विलेज, कोई बात नहीं बेटा, विलेज हो या मुंबई हो या ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपने देखा होगा, फिर अच्छे से देखा होगा कि हम लोग ड्राइंग के लिए रखते हैं, और ड्राइंग के लिए जब जैकेट्स वगैरह रखते हैं तो उसके ऊपर जो मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब हुआ रहता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एब्जॉर्ब मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, निकल जाता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, टेम्परेचर इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन क्या होगा बच्चा, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जो सरफेस पे जो आके अटैच हुए रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और जब यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे वीट वगैरह भी रखते हैं, सूखे अनाज वगैरह है, वीट वगैरह है, उनको रखते हैं, सुखाते हैं। यही कारण होता है बेटा कि मॉइस्चर ऊपर जो सरफेस पे होगा, या कपड़े वगैरह जो बिस्तर वगैरह होते हैं उनको सुखाते हुए आपने देखा होगा कि छतों पे रख देते हैं सुखाने के लिए, और धूप में रख देते हैं, धूप दिखाते हैं, क्यों स्मेल नहीं आता, सब बोलते हैं कि स्मेल वगैरह अगर आती रहेगी तो स्मेल नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं। ये रीजन सही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट की वजह से, जैसे हीट पड़ेगी तो वो पार्टिकल निकल जाते हैं, क्योंकि वो एड्सॉर्ब हुए होते हैं। और हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एड्सॉर्प्शन इज डिक्रीज। ये रीजन होता है, ये कारण होता है। सोचो हमारे टाइम पे, अभी तो कम है, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, इंडियंस जो थे उन लोगों ने काफी कुछ इन्वेंट करके रखा है, उन्हें सब पता है कैसे होता है ये चीजें। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन फॉर फंगस, यस यस। तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आ रहा है आप सबको बच्चा, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है? हाँ, बहुत जरूरी है इन सब चीजों को समझना अच्छे से। जब डे बाय डे साइंस को समझने लगोगे ना, आप काफी इंजॉय करने लगोगे, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा कोई भी सब्जेक्ट, फिर तब साइंस आपको अच्छी लगने लगेगी। जब नहीं समझ में आएगा, जब डे टू डे की चीजें समझ समझ में नहीं आएंगी, तब कुछ नहीं कर पाओगे, तब रट्टा मारोगे, रट्टा मार के मार्क्स लाओगे, अगले दिन भूल जाओगे। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, एड्सॉर्प्शन कब, टेम्परेचर कब कम होता है, कब ज्यादा होता है? तो आ जाइए अपने स्लाइड पे, और अपनी स्लाइड काफी कुछ बात करने वाली है अभी, देखिए। तो ये तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली, हमने सरफेस की बात करी। अब बात करते हैं प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस की बात करते हैं। क्लोथ ड्राई करते हैं बाहर तो वाटर डिसॉर्प्शन हो जाता है, यस यस। ये डिसॉर्प्शन के लिए ही सारा प्रोसेस है, वाटर ही नहीं, उसमें गैस वगैरह हो गया रहता है, बहुत दिनों से रखा रहते हैं, फंगस लग गए रहते हैं, या धूल के कुछ पार्टिकल अटैच हो गए रहते हैं, सारे लोग डिसॉल्व हो जाते हैं, हट जाते हैं वो। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर की क्या बात करते हैं देख लीजिए। एट एनी टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ अ गैस एब्सॉर्ब इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्रेशर। अब इसको ऐसे समझिए, अब ऐसे समझिए, ये आपके एक सरफेस था, ये आपका सरफेस था, यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल था, गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर आके बहुत स्लोली आ रहा था और अटैच हो रहा था सरफेस पे, बहुत स्लोली आ रहा था और अटैच हो रहा था। कौन आ रहा था, सरफेस पे आके अटैच हो रहा था, कौन अटैच हो रहा था बच्चा, गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा था, अटैच हो रहा था। पिकल्स, हाँ पिकल्स, नवाज सही बोल रहे हो, याद आ गया सारी चीजें, अच्छा लग रहा है। चलो, गैस मॉलिक्यूल, अभी नवाज जी जो है, नवाज, नवाज, कितना अच्छा नाम है, नवाज।
ठीक है। तो नवाज क्या करते हैं, नवाज इन सारे एटम को यहाँ से धक्का देते हैं, बोलते हैं जाओ यार फटाफट अटैच हो जाओ, जाओ 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 फटाफट अटैच हो जाओ, ऐसे करके नवाज बोलते हैं इसको, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नवाज कि जाओ फटाफट अटैच हो जाओ। मतलब नवाज ने क्या क्रिएट किया बेटा, प्रेशर। नवाज ने धक्के दिए, सारे मॉलिक्यूल्स को धक्का दिया, बोला जाओ उधर अटैच हो जाओ फटाफट एकदम। तो नवाज ने क्रिएट क्या किया, प्रेशर। और जैसे ही प्रेशर क्रिएट किया, ये सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, धक्के की वजह से, प्रेशर की वजह से फटाफट आके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। नवाज आके इसके ऊपर बैठ जाएंगे, बोलेंगे मैं हिलने नहीं दूंगा तुम लोग को, क्या कर लोगे, है कि नहीं नवाज। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, कि प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो गैस मॉलिक्यूल दूर जाने की बजाय, सरफेस से दूर जाने की बजाय कहाँ जाते हैं, सरफेस के पास में आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इंक्रीजेस, एडसॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया, प्रेशर इंक्रीज होता है तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। किसका एग्जांपल दूं, नवाज, नवाज का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। ये चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, आप लोग फैन चलाते होंगे, फैन 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 ये वाला जो, मतलब जनरली स्टैंड फैन आप लोग देखे होंगे। मैं थोड़ा सा, आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग, सो जस्ट इमेजिन लाइक दिस वे द फैन्स आर देयर, यू रिमेम्बर, ऐसे कुछ तो फैन होता है, ये वाला देखियो फैन, ऐसे कुछ फैन होता है। और यहाँ पर बटन होती है, यहाँ पे एक दो बटन होती है, टेबल फैन, यस वेरी गुड, टेबल फैन। क्या बच्चा, ये टेबल फैन, ठीक है। सो टेबल फैन आप लोगों ने देखा होगा, राइट, टेबल फैन आप लोगों ने देखा होगा। अब इस टेबल फैन में क्या होता है, टेबल फैन में क्या होता है कि ये यहाँ से एयर लेता है बच्चा, क्या करता है बच्चा, एयर लेता है, यहाँ से एयर लेता है, और ये बाहर की तरफ एयर को थ्रो करता है, फेंकता है, बाहर की तरफ एयर को क्या करता है, फेंकता है। अब आप देखोगे ना कि ये इस जाली के ऊपर, जो जाली है उसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो जाएगी, बहुत सारे पार्टिकल ना एड्सॉर्ब हो जाएंगे, बहुत काला काला पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब ये बताइए कि वही वाली हवा पूरे रूम में थी, पूरे रूम में फैली वो हवा पूरे रूम में फैली, लेकिन आपका रूम काला नहीं हुआ, आपका रूम ब्लैक नहीं हुआ बच्चा। लेकिन वो सीलिंग फैन या फिर ये जो फैन था, फैन की जो ब्लेड्स थी, या आप उसको जाली समझ लीजिए, वो जो थी, वो क्या हो जाएगा, वो फैन वो काला काला हो जाएगा। इशू क्या हुआ कि ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, एयर पहले नॉर्मल प्रेशर पे था, जब यहाँ आया तो ढेर सारे एयर मॉलिक्यूल आ गए एक ही जगह पे, और आपस में धक्का मुक्की होने लगा, प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर ज्यादा हो गया तो जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए, कहाँ पे, उस फैन के ऊपर। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन में प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। Now it's clear. Okay, perfect, perfect. So get back on our this thing. So what we observe, that pressure increases any temperature. At any temperature, the extent of adsorbed gases is increased with an increase in pressure. The extent of adsorption is directly proportional to pressure of the gas. At a higher pressure, extent of adsorption becomes independent of the pressure, and the surface of adsorbent is then almost fully covered by the adsorbed gases molecule. Fully covered by the adsorbed gases molecule. हाँ, ठीक है। So fully covered with the adsorbed gases molecule. यहाँ पे लिखा the surface of the adsorbent is then almost fully covered by the adsorbed gases of the molecule. So आप लोगों ने जनरली वॉल वगैरह पे देखे होंगे या सीलिंग पे, या फिर आप एक एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हो। आप, मम्मी बहुत मारेगी मैं जानता हूँ, फैन ले लीजिए, फैन का फेस जो है वॉल की तरफ कर दीजिए, और रोज चलाइए 1 घंटे। रोज 1 घंटे चलाइए, आप देखेंगे कि वॉल के ऊपर बहुत धूल लग गया होगा, बहुत धूल जमा हो गया होगा, जो कि नॉर्मल वॉल पे नहीं होता था कभी, नॉर्मल वॉल पे नहीं होता था, इसके ऊपर धूल जमा हो गया होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, और यही कारण होगा कि इसमें प्रेशर ज्यादा था।
सर ऑलरेडी किया है, क्यों क्यों ऐसा क्यों कर दिया, दूसरे साइड कर दिया क्यों? हाँ डेविल, आपने दूसरी साइड कर दिया फैन, क्यों ऐसा कर दिया? चलिए, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और अच्छा अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी कुछ चीज सीखने को है, देखते हैं। तो तो ये प्रेशर वाली चीजें हमने सीख ली, ठीक है। मैं डायग्राम 11.2 समझा रहा हूँ बच्चा, बड़े जल्दीबाजी में और अगर अच्छी, ठीक है। तो चलिए उसमें एड्सॉर्प्शन के तरीके हम लोग और देख लिए, वेरिएशन इन एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ देखिए आपके सामने एक ग्राफ है, इसको बोलते हैं ग्राफ, और जो ग्राफ टेम्परेचर से डिपेंडेंट हो उन्हें आइसोथर्म कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और जो प्रेशर से डिपेंड हो उनको क्या बोलते हैं, आइसो बार, आइसो बार बोलते हैं। चलो यहाँ पे देखेंगे उसको, आइसोथर्म देखेंगे हम लोग और आइसो बार देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले, वेरिएशन ऑफ द एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने क्या देखा अभी बच्चा, हमने देखा हमने देखा कि अगर एक्स क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, हाँ गैस है या कुछ भी है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर सर दिस इज रिड्यूस। तो ब्लेड्स में कैसे पार्टिकल जमा होता है, तो ब्लेड में पार्टिकल जमा होता है ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से, उसके ऊपर प्रेशर आता है ना, प्रेशर, सारे मॉलिक्यूल एक जगह घूमते हैं ना वहां पे, तो इसलिए जमा हो जाता है उसके ऊपर। हाँ, देखिए यहाँ पे, सो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है, आपको देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन कब होता है, जब टेम्परेचर कम रहता है। तो देखो आप, कम टेम्परेचर वाले की हाइट ज्यादा है, ध्यान से देखिए, कम टेम्परेचर वाले की हाइट ज्यादा है, उससे कम आपने एक चीज और पढ़ा था ना, आपने दो चीजें पढ़ ली है बेटा, एक पढ़ा कि प्रेशर इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, दूसरा आपने पढ़ा कि प्रेशर इंक्रीज, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, ये पढ़ा है ना। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीजेस, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस हो रहा है ना। और तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट करके, दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट करके यहाँ पर बनाया गया है ग्राफ। इस ग्राफ को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ में आ गई? नहीं समझा ग्राफ, समझने का प्रयत्न करो बच्चा, तब समझेगा ना। देखो यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, देखिए इस चीज को देखिए, टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 एंड सो ऑन। तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर 1 जो होता है वो ज्यादा रहेगा देन दी टेम्परेचर 2, देन दी टेम्परेचर 3। अब आप बोलोगे सर आपको ये कैसे बात पता चल गई, आपको ये कैसे पता चल गया कि टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 के कंपेयर में ज्यादा रहेगा, कैसे पता चल गया? तो मैं बताऊंगा बेटा कि यहाँ पर देखो, ये देखो एड्सॉर्ब्ड हुआ एरिया है, ये एड्सॉर्ब्ड हुआ एरिया है ये, तो एड्सॉर्प्शन T1 में ये कम है। अभी मैं थोड़ा सा रेड वाला बना दूंगा, रेड वाला देखिए आप थोड़ा, ये देखिए ये T2 के लिए एड्सॉर्ब हुआ एरिया है। तो आपको ध्यान से आप देखोगे तो T2 का एरिया जो है वो T1 के एरिया से कम है ना, T2 का एरिया जो है वो T1 का एरिया कम है। तो ये एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन T1 के एरिया से कम है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या मिलेगा कि जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। तो ये जो T1 है वो एड्सॉर्प्शन कम कर रहा है, देखो T1 ज्यादा है टेम्परेचर, फिर T2, फिर T3, ठीक है। और तो आपको ये चीज याद रखनी है। और प्रेशर है, तो प्रेशर के कम में देखिए, जब प्रेशर कम था, यहाँ पे प्रेशर था तो इतना ही एब्जॉर्ब हुआ था, प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा बढ़ रहा है, फिर ऐसे देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, what you are observing that as the pressure is increasing absorption is also increasing। लेकिन एक और खास बात इस ग्राफ में है, इस ग्राफ में एक और खास बात है, इस चीज को नोटिस करना आप, अगर आप नोटिस कर पाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये अगर ये प्रेशर वाली लाइन है, प्रेशर है और प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा एड्सॉर्प्शन के ऊपर, उस ग्राफ के ऊपर क्या असर आएगा, तो ये जो ग्राफ है ना बच्चा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इस पे ही रह के ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इसका मतलब क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम आएगा जब
उस दीवार पे, उस सरफेस पे कोई जगह नहीं बची होगी दूसरे पार्टिकल को अटैच करने के लिए। if all the places are attached, if all the places are overlapped with the particles, तो पूरा जो जगह है, पूरी जगह, जो जितनी भी जगह थी वो सारी जगह खत्म हो गई है, इस्तेमाल हो गई है, तब ये क्या रहने लगेगा? कांस्टेंट। तब क्या रहने लगेगा? ये कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफ को आपको समझना है। थोड़ी देर बाद फिर से ये दूसरा वाला कांस्टेंट, फिर ये तीसरा वाला कांस्टेंट, मींस दे विल नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं। अगर आप एग्जामिनेशन में इसके ग्राफ को ऐसे बना देते हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, नो, दिस विल बी रॉन्ग। स्ट्रेट लाइन इंडिकेट दैट इनफाइनाइट लेवल तक इंक्रीज ही होगा। लेकिन अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो ये ऐसे कांस्टेंट हो रहा है। देखो, ऐसे देखो, ध्यान से ग्राफ को देखो तो समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझा? कितनी अच्छी बात है, बताइए। बड़े प्यारे बच्चे हो आप सब। ठीक है, चलिए टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये समझ में आ गया? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई हो। तो यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आपको, ग्राफ में क्या दिख रहा है, इस चीज को समझिए जरा। 9th स्लाइड में, हाँ, तो यहाँ पे समझिए कि आपका जो ग्राफ है वो ये सब मुड़ क्यों रहा है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए ये वाला एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, देखिए इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन सर्टेन टाइम पे फिर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कब कांस्टेंट होगा? जब उसकी पूरे सरफेस को कवर कर लिया जाएगा तब। समझ में आ गया? समझ में आ गया सारे बच्चों? ये देखिए थोड़ा क्रिटिकल है, मैं समझ रहा हूँ, ये ड्राई थोड़ा चैप्टर है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जितना हो सकेगा उतना। सर ग्राफ आएगा क्या एग्जाम में? ग्राफ आ सकता है बेटा। ग्राफ एक इतना फेवरेट होता है एग्जामिनर का कि आता ही आता है, आप उसको मत सोचिए, ग्राफ आएगा। Adsorption isotherm. The relationship between the amount of substance adsorbed per unit mass of the adsorbent in the equilibrium pressure in case of gas, concentration in the case of solution, and at given constant temperature is called as a adsorption isotherm. Various adsorption isotherms are known as Friedrich adsorption isotherm. मतलब हम लोग देखेंगे कौन सा है फ्रेडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। Friedlich adsorption isotherm is an isotherm which is an empirical equation for the adsorption of the gas. Adsorption of the gas का empirical equation होता है which is x by m is equal to k into p. x by m into k into p. अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये देखिए ग्राफ है यहाँ पे, ये इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ तो आपको समझ में काफी अच्छे से आने लगेगा। देखिए ये वाले ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपके एक्स एक्सिस पे क्या है? पी है। एपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता रहा हूँ ना, रुको ना भाई, रुको ना शिवम। एक्स एंड पी है। हाँ, एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चा? पी है। और वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे एक्स बाई एम है। वाई एक्सिस पे क्या है बच्चा? एक्स बाई एम है। और आपने यहाँ पे क्या देखा कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और एक्स बाई एम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज हो रहे हैं दोनों। तो ये क्या है बच्चा? डायरेक्ट वेरिएशन है। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई एम है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि x बाई एम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके? p के। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ शिवम, ये बताइए मुझे। x बाई एम इज डायरेक्टली वेरिएबल विथ p, ये बताइए मुझे। बोल सकते हो? ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको बोल सकता हूं तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इंटू पी। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा? k इंटू पी। अब आ गया k क्या है, समझ में आ गया k क्या है? k क्या निकला? कॉन्स्टेंट। अगर कोई भी एक इनवर्स होता है तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट है। वेयर x इज अ मास ऑफ अ गैस एडसॉर्ब, जहां पर x क्या होता है? मास ऑफ अ गैस एडसॉर्ब। m is a mass of adsorbent at the pressure p, at the pressure p. x by m is a mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent. p is an equilibrium pressure. K and n are constant when depend on the nature of adsorbent.
So according to Friedrich adsorption isotherm, which equation you are getting? कौन सा equation आपको मिला? X by, let me write in the blue color so you will be able to understand. X by m is equal to k into p raised to n. N means number of stoichiometric coefficient आ जाएगा. N is a stoichiometric coefficient or which is constant. ठीक है, n is constant. तो if n is constant, its value is इसका वैल्यू डिपेंड करता है ना बेटा, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा एडसॉर्बेंट है, कौन सा एडसॉर्प्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना. n is not variable, n is constant, but it is specific for a specific reaction. ऐसा है, specific for a specific reaction. n लिखा ना, n is k and n are constant which is depend upon the nature of adsorbate and adsorbent and temperature. ये तीन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसे नहीं बताया जा सकता कि इसका नंबर क्या होगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ये चीज नहीं बताया जा सकता जब तक कि आपको टेम्परेचर, प्रेशर या कंडीशन पता ना हो. समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको. चलिए, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ चुका है. और इस तरीके से हमने ये वाला टॉपिक भी काफी अच्छे से कवर कर लिया है. अगला वाला स्लाइड देखते हैं. वही कंटिन्यू है, वही वाला कंटिन्यू है. फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन कंटिन्यू है. इन अ केस, इन अ केस, यस शिवम, ये टॉपिक खत्म करके मैं लेता हूँ ब्रेकआउट. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ब्रेकआउट्स तो होना ही चाहिए. ओके, हाँ. इस ये वाले टॉपिक को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी काम का चीज है, इसको समझिए जरा अच्छे से. हाँ, देखते हैं इस टॉपिक को अच्छे से. ये टॉपिक क्या कहता है? इन अ केस ऑफ सोल्यूशन, इन अ केस ऑफ सोल्यूशन, पी, पी इन द इक्वेशन 11.1. इक्वेशन कौन सा था? हमने लिखा x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी. ये वाला इक्वेशन था, याद कीजिए, अभी मैंने डिराइव करके दिखाया आपको. सो पी इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन. अगर मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा था, इक्वेशन हमने लिखा था, उस इक्वेशन का P जो है, प्रेशर जो है, उस प्रेशर को हमने कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया. क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. अब क्या बचेगा? देखो, x बाई एम इज इक्वल टू के सी रेज टू 1 बाई एन. आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम, लॉगरिथम लेने के बाद ऑफ अबव इक्वेशन 11.2, दोनों साइड में लॉग ले लिया. दोनों साइड में क्या ले लिया बच्चा? लॉग ले लिया. इसको मिटा के दिखाता हूं मैं. दोनों साइड में क्या ले लिया है? लॉग. यहाँ पर लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग ऑन दिस साइड, लॉग ऑन अनदर साइड. तो जब लॉग ले लोगे तो लॉग कैसे लिखोगे? लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस हाफ ऑफ द लॉग ऑफ, हाफ क्योंकि एन बाई वन, वन बाई एन है ना, ये वन बाई एन, वन बाई एन लॉग सी, ये लिख लोगे. प्लॉटिंग द लॉग एक्स बाई एम, प्लॉटिंग log x by m against log c, log x by m against log c को हम क्या करेंगे? प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं. और log p, a straight line is observed. क्या मिलेगा हमको? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हो गया क्या? नहीं 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 बेटा, नहीं हुआ है अभी. स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं हुआ है अभी. इस बार शेड्यूल किया है, आई थिंक थर्ड वीक में हो जाएगा आपका, आने वाले थर्ड वीक में होगा. So a straight line is obtained which is shown in the figure. A slope of the straight line gives 1 by n. You can see the slope and slope is this thing. अभी बोलोगे सर ये स्लोप कैसे निकाले? अब बच्चा आप लोग थोड़े छोटे हो अभी इस एज में, आप लोगों ने शायद इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि नहीं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सुने हो कि नहीं सुने हो? ये सुने हो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. नहीं सुने? कौन सुना है भाई? पढ़े हैं? अच्छा अच्छा, पढ़ लियो. टेंथ में भी आता है थोड़ा थोड़ा. ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. जहां पर ये जो एम एक्स है, ये देखो अभी किसके अगेंस्ट प्लॉट किया हमने ग्राफ? ग्राफ प्लॉट किया x बाई एम
और log c के अगेंस्ट। x बाई एम कहाँ पे है? y पे। तो y क्या हो गया? x बाई एम हो गया। ठीक है। log c के अगेंस्ट प्लॉट किया हमने, log c के अगेंस्ट और log p के अगेंस्ट, तो ये x क्या हो गया? log c हो गया। तो x से जो जुड़ा होगा m, m जो जुड़ा है वो कौन है? 1/n है ना, है कि नहीं? 1/n, 1/n है, तो n 1/n क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 1/n विच इज स्लोप। क्या आ जाएगा? वो स्लोप आ जाएगा। समझ में आ गया? क्या आ जाएगा? वो स्लोप आ जाएगा, दैट विल बी द स्लोप। तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, आपने स्लोप निकाल लिया। एंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द 1/n while intercept on y axis gives log k. The factor 1/n ranges from 0 to 1. And equation 11.3 holds good over the limited range of the pressure, and you will be getting 1 by n is tending to 0, and x by m tending to constant, and the adsorption then independent on the pressure, and you will be getting this equation. And the graph is very very important graph, as you can see over here. समझ में आ गया? इसको मैं नहीं सिखा सकता बच्चा, इतना एक्सप्लेन अगेन नहीं हो सकता, इसलिए मैं बोला आप फोकस रखो। एक्सप्लेन अगेन इतना बड़ा कैसे एक्सप्लेन अगेन होगा? बताओ शिवम, बताओ आपको कहाँ डाउट है, वहां से बताओ, वहां से मैं हेल्प करता हूँ। आप बताइए कहाँ डाउट है? स्लोप वगैरह आपको पता है, फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c पता है। सर आप और आपका आप नीट के लिए भी पढ़ाओ ना प्लीज। हाँ हाँ, अच्छा, y log x बाई m के बाद, log x बाई m के बाद देखो यहाँ पर, हाँ हम लोग कर क्या रहे, इतना सारा लिखा है, इतना सोचो मत। यहाँ पर एक चीज देखो, आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आप इस चीज को समझिए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या था बेटा? x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू 1/n। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था। कौन किसने किया था? फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला था ये हमने निकाल लिया था। अब इसमें क्या कर लो? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लो। ये हो जाएगा लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग 1/n लॉग p। ठीक है, लॉग p। इतना समझ में आ गया? तो इसको देखो, आप आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपको ग्राफ क्या करना है? प्लॉट करना है। किसके अगेंस्ट? log x बाई एम एंड log p के अगेंस्ट। जब आप प्लॉट करते हो तो आप देखते हो कि आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो इस जो स्ट्रेट लाइन मिला है, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कुछ तो होगा। यू आर गेटिंग द सम स्लोप ना, कुछ ना कुछ स्लोप मिलेगा। वो स्लोप क्या रहेगा? ये 1/n स्लोप है। ये कैसे मुझे पता चला स्लोप वो है? ये देखो मेरा y हो गया, ये y, ये m, m, ये x हो गया, y m x प्लस c। मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन हो गया। ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में m क्या होता है? स्लोप होता है। y क्या होता है? y एक्सिस। x क्या होता है? x एक्सिस। ठीक है, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अभी फिलहाल आई थिंक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी आप उतना डिटेलिंग नहीं देखे होगे, लॉग लेना इतना नहीं समझे होगे। ये सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा। जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आएगा। एक साथ में आप देखोगे ना तो आपको डर लगेगा, देखोगे अरे यार कितना डेंजर दिख रहा है, इसमें कुछ भी है, बहुत सारा डेंजर है ऐसा। आपको सोचना नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना है। आप इसको बस खाली समझ लो रिलेशन क्या है, बस हो गया। धीरे धीरे आ जाएगा बेटा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गया सब लोग? चलते हैं अगले वाली स्लाइड की तरफ, और अगला स्लाइड हमारा एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, चलिए ब्रेकआउट हो जाए। बच्चे बच्चे पूछ रहे हैं ब्रेकआउट के लिए, बहुत जरूरी है ब्रेकआउट भाई, मनोरंजन के लिए भी जरूरी है और साथ में प्रैक्टिस के लिए भी।
तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं किसमें है कितना दम, और इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 उस दिन का कुछ छूटा हुआ था जिसको मैं पूछ लूं। मैं चाहता हूं कि क्लीनिजिंग एक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछ लूं। आ, बस ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए इसको। और ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ये रहा। देता हूं मैं टाइम आपको कुछ सेकंड, अच्छे खासे सेकंड देता हूं। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, अब बताइए मुझे। सल्फोनामाइड एक्ट एज, सल्फोनामाइड किस काम में आता है? सल्फोनामाइड का क्या इस्तेमाल होता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बताइए जरा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने आंसर देख लिए, आपका आंसर मिल चुका है। एंटी माइक्रोबियल्स, यस यस, सही जवाब है। जिन बच्चों ने एंटी माइक्रोबियल्स आंसर दिए हैं वो काफी सही जवाब है। एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब होता है कि द मटेरियल विच इज यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सल्फोनामाइड एक ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। और सल्फा ड्रग का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये ऐसे कुछ दवाएं होती हैं जो आपके लिए बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, तो आप इनका सही आंसर लिखेंगे एंटी माइक्रोबियल। एंटी डिप्रेसेंट नहीं बेटा, एंटी डिप्रेसेंट तो बिल्कुल नहीं, और हिप्नोटिक और भी नहीं। एंटी डिप्रेसेंट और हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर में मिलता है, ट्रैंक्विलाइजर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेम टाइम, सेम टाइम, यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन एक और पूछूं मैं, है हिम्मत आप सब में? कर पाएंगे? यस, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, तो सो अगला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं मैं आपको। ये भी जानना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को भी जानना जरूरी है, शायद आप आंसर ना दे पाओ, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एस्पिरिन इनहैबिट्स, ये शायद आंसर आप नहीं दे पाओगे, लेकिन आज मैं बता दूंगा तो याद तो कम से कम रख सकते हो। एस्पिरिन को याद रख सकते हो। फटाफट आंसर दीजिए आप सब। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप सबको नहीं भी पता होगा, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन आंसर मार्क कीजिए। ओ 50-50, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है। 50-50 हो गया ये तो, लेकिन सही जवाब सही है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहाबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देता है। उसको इनहाबिट करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन अपने बायो टीचर से एक बार पूछ लीजिएगा भाई, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन है वो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्वानील। एक्वानील काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्वानील इज, एक्वानील क्या होता है? ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक्वानील क्या है बेटा बताओ? एक्वानील का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये जनरली सिडेटिव एजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मैं चलो हिंट देता हूँ, सिडेटिव एजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, सिडेशन के लिए। ठीक है, सिडेशन के लिए इस्तेमाल होगा। बताइए, आपका टाइम खत्म हो रहा है, फटाफट आंसर दीजिए सारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन के लिए इतना ही, और आंसर आ गया है ट्रैंक्विलाइजर। 100% स्टूडेंट हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, सो एक्वानिल इज अ ट्रैंक्विलाइजर। मैं बता दूं कि कौन सी टीम जीती है। तो टीम नंबर 1 एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन बायो का ही नाम है, देख लो। और 27 100 पॉइंट से जीता है अंकिता, अखिलेश, नून एडमिन एंड नवाज मलिक इज देयर इन दिस टीम। ठीक है, तो कुछ लोग हैं ऐसे। और दूसरी बात फिर चैंपियंस ने दूसरे रैंक पे चैंपियंस है, तीसरे पे स्टार्स है, ऑल स्टार्स, और बीस्ट लास्ट पे है। लेकिन सब बच्चों ने आंसर दिया है, काफी अच्छा कुछ आंसर दिया है। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग यस यस सेशन को खत्म कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल। और फिर कल कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।